चीज आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये जो मैंने यहाँ पे स्लाइड शो किया है, दिस इज नोन एज ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना। कि भाई ये जो स्लाइड मैंने शो किया है यहाँ पे, दिस इज योर YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट इंटरफेरेंस। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ना, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली आपके इंटरफेरेंस को। तो आप देखो इसमें यही था कि पहले सिंगल स्लिट से जाएगी, फिर डबल स्लिट से जाएगी, और सुपरपोजिशन होगा तो स्क्रीन पे भी ऑप्टेन द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये आपका हो गया, ये आपका इंटरफेरेंस पैटर्न आ गया, है ना। कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो ये ऑप्टेन करोगे, तो इंटरफेरेंस पैटर्न जब आप YDSE से ऑप्टेन करते हो तो इसके की प्रॉपर्टी दो ही होती है। इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये डोंट ड्रॉ दिस, है ना। ड्रॉ करना होगा तो मैं बताऊंगा आपको। कि पहली जो प्रॉपर्टी होती है कि इसमें डबल स्लिट हम यूज करते हैं, वी यूज द डबल स्लिट, है ना। कि सिंगल स्लिट के बजाय हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? डबल स्लिट। और दूसरा होता है ऑल फ्रिंजेस आर आइडेंटिकल, ऑल फ्रिंजेस आर आइडेंटिकल, है ना, ऑफ इक्वल विड्थ एंड इंटेंसिटी, विड्थ एंड इंटेंसिटी। ये इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी थी आपकी, है ना। कि इंटरफेरेंस में एक तो डबल स्लिट आप यूज करते थे, है ना, और दूसरा हम यूज करते थे कि सारे फ्रिंजेस आइडेंटिकल होंगे ऑफ इक्वल विड्थ एंड बेसिकली आपका इंटेंसिटी, है ना। यहाँ पे इंटेंसिटी लिखा मैंने, इक्वल विड्थ एंड क्या हो जाएगा? बेसिकली आपका इंटेंसिटी हो जाएगा, है ना। कि सबकी जो इंटेंसिटी होगी वो भी क्या होती थी? बेसिकली आपकी सेम होती थी, है ना। तो ये इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी थी जिसको कर रहा है कि भाई सारे फ्रिंजेस आइडेंटिकल है ना, कोई डिफरेंस नहीं किसी में। अगर कोई मैक्सिमा बन रहा है तो उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो 4I1 हो जाएगी, और मिनिमम बन रहा है तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सारे फ्रिंजेस की विड्थ भी सेम थी, है ना। इसी को तो हम फ्रिंज विड्थ बोलते थे। तो ये लैम्डा डी बाई स्मॉल डी होती है। तो कोई भी फ्रिंज लगे, सारे फ्रिंज आइडेंटिकल। तो इंटरफेरेंस की थ्योरी में कीवर्ड ये दोनों चीजें थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग चीज आ जाती है कि अगर मैं यहां से ये डबल स्लिट को रिमूव कर दूं, देन व्हाट विल हैपन इफ आई रिमूव दिस डबल स्लिट? रिमूव डबल स्लिट, भाई इसमें तो पहले सिंगल स्लिट था, फिर डबल स्लिट था, तो ये पैटर्न बन गया। अगर हम यहां से डबल स्लिट को हटा दें, है ना, तो डबल स्लिट को हटाने के बाद जो पैटर्न बनेगा ना, दैट आई विल डेमोन्स्ट्रेट यू कि डबल स्लिट को हटाने के बाद सेम एक्सपेरिमेंट में पैटर्न में क्या चेंज आते हैं। तो मैं अभी बताता हूँ आपको, है ना। ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं, वही आपको पढ़ना है कि अगर हम यहाँ से डबल स्लिट हटा दें तो अगर एक ही स्लिट से लाइट जब पास होगी तो यहाँ पे पैटर्न किस तरह से बनेगा, है ना। उसी वो आज जो पढ़ना है वो उसी के ऊपर आपको पढ़ना है ना। ये आप करेगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको अगर मैं डेमोन्स्ट्रेट करूं कि डबल स्लिट को हटा देंगे तो पैटर्न कैसा बनेगा, वो पैटर्न बेसिकली आपका इस तरह से हो जाएगा, है ना। कि उसका भी एक स्लाइड है। ये स्लाइड आपको नोट किसी को नहीं करना है, ये जस्ट आपको एक बार देख लेना है कि दोनों में बेसिकली आपका डिफरेंस क्या है। कि अगर हाँ ये आ गया कि अगर हम सिंगल स्लिट ले लें तो पैटर्न बेसिकली आपके स्लाइड का ऐसा बन गया। तो आप देखो पहले और अभी में क्या कोई डिफरेंस आ गया? कि वो डबल स्लिट का था और ये आपका सिंगल स्लिट का था, है ना। यहाँ पे आपका सिंगल स्लिट आ गया, तो क्या डिफरेंस आ गया दोनों में? आप चेक करो। हाँ, अनइक्वल फ्रिंजेस हैं, बिल्कुल सही बात है। नहीं, इंटरफेरेंस तो होता ही है। इंटरफेरेंस अगर नहीं होगा बेटा तो फिर तो कोई चीज होगी ही नहीं, है ना। कि यहाँ पे जो इंटरफेरेंस तो बेसिकली आपका होगा ही। अगर इंटरफेरेंस नहीं होगा तो बेसिकली आपका डिफ्रैक्शन भी नहीं होगा। तो इंटरफेरेंस तो हो रहा है। हाँ, वो क्या था कि दो अलग अलग सोर्स से हो रहा था, इसमें एक सिंगल सोर्स से इंटरफेरेंस होता है। तो इन्होंने सही बोला है कि जब सिंगल स्लिट होगा तो एक तो ये जो आप देखो कि नॉन आइडेंटिकल फ्रिंजेस हैं, कि पहला की वर्ड आ गया कि आप सिंगल स्लिट हम यूज कर रहे हैं, सिंगल स्लिट। और ये जो आपकी फ्रिंजेस है वो नॉन आइडेंटिकल है, नॉन आइडेंटिकल फ्रिंजेस हैं इस केस में,
कि फ्रिंजेस आइडेंटिकल नहीं है, बल्कि फ्रिंजेस कैसी है बेसिकली आपकी नॉन आइडेंटिकल, है ना। आप इसमें देखो कि अगर हम थोड़ा सा स्लाइड को देखें, यही आपका फ्रिंजेस बन रही हैं, कि ये आपका होता है बेसिकली आपका फ्रिंज पैटर्न, तो ये आपका होता है फ्रिंज पैटर्न। तो फ्रिंज पैटर्न जो बन रहा है, आप देखो सेंट्रल वाला बहुत ब्राइट है और बहुत ज्यादा वाइड भी है। ये सेंट्रल वाले की विड्थ भी ज्यादा है और इसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा है। जैसे हम दूसरे फ्रिंजेस पे आते हैं तो इसकी विड्थ भी कम हो गई। बाकी फ्रिंजेस की विड्थ आप देखो सेंट्रल से कम है, तो भाई सेंट्रल की विड्थ तो बहुत ज्यादा है, ये आपकी सेंट्रल की विड्थ हो गई। बाकी फ्रिंजेस की विड्थ कम, और धीरे धीरे ये डिम भी होते जा रहा है, इंटेंसिटी भी रिड्यूस होते जा रही है। कि भाई इसकी विड्थ तो कम है ही, उसके साथ इंटेंसिटी भी क्या होती है बेसिकली आपकी रिड्यूस होती है। तो वही बात है कि सिंगल स्लिट और डबल स्लिट में ये डिफरेंस है कि भाई डबल स्लिट में, जिसको कि हम इंटरफेरेंस बोलते हैं, है ना, तो डबल स्लिट में क्या था कि सारे फ्रिंजेस आइडेंटिकल थे, इक्वल विड्थ एंड इक्वल इंटेंसिटी। जब हम सिंगल स्लिट यूज करेंगे तो जो सेंटर में फ्रिंज है उसकी विड्थ भी ज्यादा, उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा है, बाकी की विड्थ कम है ना, और धीरे धीरे ये फेड होते जा रहा है ना। तो इसलिए हम इसको, इस फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस नहीं बोलते हैं, बल्कि ये जो फिनोमेना होता है इसको एक दूसरा नाम हम देते हैं, है ना। ये जो फिनोमेना होता है दिस इज नोन एज ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। आज का जो आपका टॉपिक है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ये हम पढ़ेंगे। तो आपको ये डायग्राम नहीं बनाना है, बस ये ध्यान रखना है कि पहले हम पढ़ रहे थे डबल स्लिट इंटरफेरेंस, अब हम पढ़ रहे हैं सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, राइट। ये आप लिखो पहले, है ना। तो आज जो आपका टॉपिक है दैट इज योर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अब आप लिखना शुरू कर लो, कि जो भी है नोट सब आप बना लो। नहीं, इंटरफेरेंस तो होता है इसमें भी। देखो, एक रिचर्ड फेनमैन है, तो रिचर्ड फेनमैन ने ये बोला है कि आज तक कोई ऐसा जो कि ये बता सके कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। अगर डिफ्रैक्शन नहीं होगा तो इंटरफेरेंस नहीं होगा, और इंटरफेरेंस होगा तो डिफ्रैक्शन नहीं होगा। और समझिए बेटी बात, मतलब डिफ्रैक्शन हो रहा है वो इंटरफेरेंस की वजह से ही होता है, और इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कि भाई स्प्रेडिंग को ही तो हम बोलते हैं। तो कोई चीज अगर अगर स्प्रेड नहीं होगी तो इंटरफेरेंस भी नहीं हो सकता, और इंटरफेरेंस नहीं होगा तो ऐसा पैटर्न कैसे बनेगा। तो रिचर्ड फेनमैन ने ये बोला है कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में डिफरेंस बता सके, दोनों इंटरलिंक चीजें हैं, है ना। लेकिन हम थोड़ा सा अलग अलग पढ़ते हैं। जब हम डबल स्लिट को पढ़ते हैं तो हम डबल स्लिट से जो फिनोमेना आता है उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस, है ना। कि डबल स्लिट से जो फिनोमेना आता है दिस इज नोन एज ए इंटरफेरेंस, और जो सिंगल स्लिट से आता है उसको हम क्या बोलते हैं इसलिए आपका डिफ्रैक्शन। तो आज जो आपको टॉपिक पढ़ना है, यू विल हैव टू, इसमें ये कुछ नहीं लिखना है बेटा आपको, ये सब कुछ लिखना नहीं है आपको, अब मैं जो बोलूंगा वो लिखना है आपको। तो अब आपको पढ़ना है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो हम उस पर आ जाते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के ऊपर। अब आप अपना नोट्स बनाना शुरू कर दो। तो जस्ट मैंने स्लाइड बता दिया है कि एक्चुअली फील आ जाती है ना कि ऐसा होता है। उस तरह का डायग्राम बनाना पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं तो जस्ट एक रफ डायग्राम बना सकता हूँ। तो मैंने बता दिया भाई इंटरफेरेंस में ऐसा स्लाइड रहता है, डिफ्रैक्शन में ऐसा आता है। तो आज जो आपका टॉपिक है, you will have to study the single slit diffraction, है ना, ये हम पढ़ेंगे। तो वी स्टडी द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, है ना, कि सिंगल स्लिट हम डिफ्रैक्शन की बात करते हैं, है ना। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट सिंपल सा है कि जैसे आप डबल स्लिट रहते हैं वैसे हम सिंगल स्लिट लेंगे। तो जो एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म कर ले तो डिफ्रैक्शन को डिफाइन कर लेते हैं कि भाई डिफ्रैक्शन वर्ड जो है वो होता क्या है ना। वैसे कई बार मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ, एक बार और कर देता हूँ कि व्हाट इज डिफ्रैक्शन, है ना। कि इंटरफेरेंस तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा जो फॉर्म होता है दैट इज सिंपली नोन एज बेसिकली आपका इंटरफेरेंस। अब हम आ जाते हैं कि डिफ्रैक्शन चीज क्या होती है ना। तो डिफ्रैक्शन को हम इस तरह से करते हैं कि व्हेन लाइट इनकाउंटर काउंटर एन एज और ओपनिंग, एन एज और ओपनिंग ऑफ साइज
comparable to its wavelength, of size comparable to its wavelength, है ना, it is spread, and this spreading action is called diffraction. ये आपको होता है when light encounter an edge or opening of size comparable to its wavelength, it spreads, and this spreading action is called the diffraction, है ना। तो इसी चीज को हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं कि लाइट जो स्प्रेड होती है ना। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं डिफ्रैक्शन का, तो इंटरफेरेंस जैसे ही करते हैं कि एक्चुअली क्या होता है कि मैं यहाँ पे कोई इस तरह से कार्डबोर्ड ले लेता हूँ, है ना, बस इसमें एक सिंगल स्लिट बनाते हैं, डबल स्लिट की आपको जरूरत ही नहीं है ना, कि ये कोई कार्डबोर्ड है और इसमें आप कोई इस तरह से, है ना, एक स्लिट बना लेते हैं, पहले स्क्रीन बना लेते हैं। ये कोई कार्डबोर्ड है, इसके सामने आपकी कोई स्क्रीन है ऐसी, जिसपे आपको पैटर्न ऑब्टेन करना है। इसको आपको क्या करना है, बेसिकली आपका पैटर्न ऑब्टेन करना है। और यहाँ पे आपका एक इस तरह से हम नैरो स्लिट ले लेते हैं कि आपकी नैरो स्लिट हो गई, है ना। तो होता क्या एक्चुअली, जैसे लाइट यहाँ से स्टार्ट होके आएगी, वैसे तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है, हम सिंगल ही ले लेते हैं, या पैरेलल बीम ही ले लो ऐसे आप, बाकी से आपको मतलब नहीं है। थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो ये सब चीजें आ जाएंगी कि जैसे इससे लाइट आके स्ट्राइक करेगी ना, ये सीधी नहीं जाएगी, है ना। अगर सीधी जाती फिर तो वेव प्रॉपर्टी नहीं होती, डिफ्रेक्शन होता ही नहीं ना। तो जब भी ऐसे चीज से ये इनकाउंटर करती है जिसका कि साइज कंपेरेबल है इसके, तो ये स्प्रेड होती है, और इसी स्प्रेडिंग एक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका डिफ्रेक्शन। तो ये डिफ्रेक्ट हो गया ऐसे, है ना, कि भाई इस तरह से आपकी इससे इनकाउंटर करने के बाद इस तरह से आपका डिफ्रेक्शन होगा, है ना। और डिफ्रेक्शन होगा तो आपको पता है कि इसमें डिफ्रेक्शन की वजह से स्प्रेड हो जाएगी, है ना। और जब ये स्प्रेड होगी स्क्रीन पे ये पड़ेगी, तो इसका पैटर्न बड़ा एक सरप्राइजिंग पैटर्न आ जाता है। इसके पैटर्न को अगर हम देखें तो इसका जो पैटर्न होगा वो आपके इस नेचर का आ जाएगा। इसका पैटर्न अगर हम देखें तो एक सेंट्रल में ना एक वाइट ब्राइट आ जाएगा आपका ऐसा, है ना। उसके बाद आप ध्यान रखोगे कि इक्वल विड्थ की फ्रिंजेस आने शुरू हो जाएंगी, सेंट्रल से वाइट होता है, इस तरह से फ्रिंजेस पैटर्न बन जाएंगे दोनों तरफ, है ना, कि दोनों तरफ क्या बन जाएंगे, एक्चुअली आपके ये बन जाएंगे, है ना। तो सेंटर में एक बहुत वाइड बन गया, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, है ना, कि भाई ये जो चीज आ गई इसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली आपका सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। और उसके बाद आपका डार्क फ्रिंज बन जाएगा ऐसे, है ना, कि इसके दोनों तरफ क्या होगा, एक्चुअली आपका डार्क फ्रिंज बन जाएगा ऐसे, लाइक डार्क फ्रिंज बन गया, है ना। और बाकी जो चीजें होंगी वो अदर मैक्सिमा होंगी। तो आप देखो सेंट्रल मैक्सिमा बहुत वाइड है, ये आपका मैक्सिमा को आप नाम दे सकते हो, ये आपका फर्स्ट मिनिमा हो जाएगा, ये डार्क है ना, ये आपका बन जाएगा फर्स्ट मिनिमा, और ये जो चीज हो जाएगी वो फर्स्ट मैक्सिमा हो जाएगी, है ना। तो ऐसा बनेगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा बन गया और ये पैटर्न आ गया। तो अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को कंक्लूड करना चाहूँ, तो कंक्लूजन में जस्ट मेरा यही आ गया ना कि अगर मैं इंटेंसिटी का डायग्राम बना लूँ यहाँ पे कि भाई इंटेंसिटी कैसे कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुई है, हाँ, तो मेरा कंक्लूजन ये हो गया कि सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी भी ज्यादा है, उसकी विड्थ भी ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे हम सेंट्रल से दूर जाते हैं, बाकी मैक्सिमा की विड्थ तो कम हो गई, उसके साथ साथ उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। बाकी मैक्सिमा की विड्थ तो कम है ही, है ना, बाकी मतलब विड्थ सेम रहेगी, जो फर्स्ट मैक्सिमा की विड्थ है वही सेकंड मिनिमा की होगी, सेकंड मैक्सिमा की होगी, सेंट्रल मैक्सिमा की बस ज्यादा होती है। तो इस तरह से आपका पैटर्न एक बन गया कि भाई सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी भी ज्यादा है, विड्थ भी ज्यादा है, बाकी की विड्थ सेम है, लेकिन इंटेंसिटी कीप ऑन डिक्रीजिंग होती है। तो इस डिफ्रेक्शन के एक्सपेरिमेंट्स है ना, जो सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन का आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इससे आपने दो कंक्लूजन निकाले। पहले एक ही कंक्लूजन लिख लो आप इसे, कंक्लूजन आपने ये निकाला कि सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज होती है, ब्राइट फ्रिंज, है ना, इज मोर इंटेंस
is intense and wide. है ना, कि जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है ये ज्यादा इंटेंस भी है और वाइड विड्थ भी इसकी ज्यादा है, और जो बाकी मैक्सिमा होते हैं एंड अदर फ्रिंजेस आर ऑफ लेस विड्थ एंड इंटेंसिटी। ये एक कंक्लूजन आपने यही निकाला कि भाई इंटरफेरेंस में क्या था ना, जब डबल स्लिट यूज कर रहे थे तो सारे फ्रिंजेस आइडेंटिकल होते थे इंक्लूडिंग सेंट्रल। अब बता ही नहीं सकते कि अगर व्हाइट लाइट नहीं यूज करके हम अगर मोनोक्रोमेटिक यूज करें तो अब बता ही नहीं सकते कौन सा सेंट्रल है। लेकिन जब सिंगल स्लिट यूज करते हैं तो जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आता है वो सबसे ज्यादा इंटेंस होता है और वाइड होता है। बाकी फ्रिंजेस जो होते हैं वो लेस विड्थ के होते हैं और इंटेंसिटी भी कम होती है उसकी। एंड इंटेंसिटी कीप ऑन डिक्रीजिंग लिख लो आप यहाँ, कीप ऑन डिक्रीजिंग। जिससे इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे बेसिकली आपकी डिक्रीज होती है ना। तो ये कंक्लूजन निकला। अब इसके मैथमेटिकल उस पर आ जाएंगे हम, है ना, कि अब इसके हम आ जाएंगे बेसिकली आपके मैथमेटिकल एनालिसिस के ऊपर। दिस इज द फर्स्ट पेज ओनली। इसके पहले तो मैंने जस्ट एक प्रैक्टिकल स्लाइड्स दिखाई थी। लेफ्ट फिगर मतलब इसी का डायग्राम है वो, इसी का डायग्राम मैंने बनाया है, इंटेंसिटी डायग्राम। जैसा हम इंटरफेरेंस में बनाते थे, दिस इज नोन एज इंटेंसिटी डायग्राम। इंटेंसिटी ज्यादा है और धीरे धीरे कम हो रही है इंटेंसिटी। हाँ वो डिक्रीज होती है बेटा, ये तो ऑब्जर्वेशन है अभी, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, वो डिक्रीज होता है ना, कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस के ऊपर आते हैं। एक्चुअली में अब हम इसका क्रॉस सेक्शन बना देंगे। अब हम क्या बना देंगे बेसिकली आपके इस चीज का क्रॉस सेक्शन। है ना, कि वी प्लॉट द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस डायग्राम फॉर मैथमेटिकल एनालिसिस। ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स करते हैं, है ना। ओके, ये आपका गया इस तरह से, है ना। तो अब इस आ जाते हैं बेसिकली इसके मैथमेटिकल डायग्राम के ऊपर। मैथमेटिकल डायग्राम में क्या होता है, इसी चीज का हम क्रॉस सेक्शन बना देंगे, है ना, कि इसी चीज का हम क्या बना लेंगे, क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन में आपको पता ही है कि क्रॉस सेक्शन में आपको बहुत सारी चीजें नहीं आती है, बल्कि जस्ट आपका थोड़ा सा मैं इनलार्ज करके बना रहा हूँ, वैसे तो छोटा होता है। क्रॉस सेक्शन में बनाएंगे तो मैं विड्थ को थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, इसकी विड्थ है ऐसी, है ना, और यहाँ पे आपका स्क्रीन आ गया। तो अब एक्चुअली जो हम बोल रहे हैं ना कि इसमें क्या होता है सिंगल स्लिट में, भाई सिंगल स्लिट में ये इंटरफेरेंस हो कैसे गया, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ए ले लूँ कि ये विड्थ ऑफ द स्लिट है, कि अगर मैं एक डाटा ले लूँ ए क्या हो जाए बेसिकली आपका विड्थ ऑफ स्लिट, भाई स्लिट की विड्थ ए है ना, और ये कैपिटल डी सेपरेशन है स्क्रीन की। और यहाँ पे एक हम सेंट्रल लाइन ले लेते हैं, इसके सेंटर से एक लाइन बना लेते हैं ऐसे, क्योंकि जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ना स्क्रीन पे हम उसी को ऑरिजिन लेते हैं। ये ऑरिजिन हो गया, इसी के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम मिनिमम फॉर्म होंगे यहाँ पे। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे यहाँ पे लाइट आती है ना, है ना, कि मान लो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस तरह से आ रही है,
तो आप वेब फ्रंट की थ्योरी आप जानती हो कि भाई ये वेब फ्रंट के फॉर्म में ही तो ट्रेवल करती है। तो ये स्लिट में इस तरह से लाइट आ गई, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब वेव फ्रंट की थ्योरी से हम जानते हैं कि यहाँ पे इस जो डायरेक्शन होगी पैरेलल बीम ऑफ लाइट की, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी आपकी इस तरह से एक वेव फ्रंट आ जाएगी। और वेव फ्रंट के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, एज अ सोर्स एक्ट करेंगे ना। अगर ये कोई वेव फ्रंट है तो वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट कैसे एक्ट करेंगे एज अ सोर्स। तो सोर्स से तो किसी भी डायरेक्शन में स्प्रेड हो सकती है लाइट, तो यहाँ पे स्प्रेड होती है ना। इसके बाद तो किस डायरेक्शन में जाएगी हम बता नहीं सकते ना, ये आपकी स्प्रेड होती है। और जब स्प्रेड होगी तो ऑब्वियस बात है क्या होगा कि एक सोर्स तो ये है, और इसी स्लिट का जो दूसरा पार्ट होगा वो दूसरा सोर्स हो जाएगा। ऐसे ही अलग अलग सोर्स हो गए, तो ये इंटरफेयर करते हैं एक्चुअली। भाई डबल स्लिट में क्या था, दो अलग अलग स्लिट के को सोर्स मानते थे। इसमें अब सोर्स क्या है, एक ही स्लिट के डिफरेंट पॉइंट्स एक्ट एज ए सोर्स, है ना। तो सिंपल सा बोलेंगे सोर्स क्या हो जाएगा इसमें, डिफरेंट पॉइंट ऑफ सिंगल स्लिट, है ना, एक्ट एज ए सोर्स, एक्ट एज सोर्स, है ना। कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सिंगल स्लिट क्या होगा, सोर्स की तरह एक्ट करेंगे और वो इंटरफेयर होंगे। हाँ, ए इज द विड्थ, है ना, कि ये जो चीज है वो विड्थ ऑफ द स्लिट है। ये चीज यहाँ बनाने ना हो एक्चुअली में क्लैरिटी में गड़बड़ हो जाएगी, है ना। कि जो डी है वो इस विड्थ का स्लिट है, स्लिट का विड्थ है, ऐसा हो जाएगा। दिस इज योर ए, है ना। कि ये क्या हो जाएगा, इसलिए आपका ए हो जाएगा, है ना। कि स्लिट की क्या होगी, इसलिए आपकी विड्थ होगी, जो कि वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल होती है। तो डिफ्रैक्शन तभी होगा ना जब एक साइज जो होगी ये लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल होगी, तो ये स्प्रेड होगा और स्प्रेडिंग से यहाँ पे पैटर्न बनेगा, है ना। तो जो पैटर्न बनता है वो आपका इस तरह से बनता है, अभी आपने पढ़ा कि इसका पैटर्न अगर हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन गई, उसके बाद आपका एक फर्स्ट मैक्सिमा बन गया, लेकिन इतनी इंटेंसिटी नहीं है जितनी सेंट्रल की है। उसके बाद आपका सेकंड मैक्सिमा बन गया और कम इंटेंसिटी हो गई, एंड सो ऑन, धीरे धीरे इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या होती है, इसलिए आपकी डिक्रीज होती है ना। तो मेन पॉइंट ये है कि हम ये इसमें ये निकालना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिमा तो देखो सेंट्रली खाली है, तो मैक्सिमा के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं होगा। आपका मेन पर्पस होता है कि वेयर इज द पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। ये जो nth मैक्सिमा बनेगा वो कहां पे, सॉरी nth मिनिमा, मैक्सिमा नहीं, है ना। मैक्सिमा तो आपको पता है कि मैक्सिमा तो एक ही फॉर्म होता है सेंट्रल पे, बाकी की इंटेंसिटी तो कम होती है। हाँ, मिनिमा बहुत सारे हैं, जैसे फर्स्ट मिनिमा है, सेकंड मिनिमा है, थर्ड मिनिमा है, सो ऑन। तो हम यहाँ पे निकालते हैं पोजीशन ऑफ द nth मिनिमा, है ना। कि जो पोजीशन ऑफ द nth मिनिमा होगा वो आपका कहाँ पे फॉर्म होगा। तो जब आप पोजीशन ऑफ द nth मिनिमा निकालोगे तो आपको पार्ट डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहां से आपकी इस तरह से आपकी सोर्स से लाइट आई, यहाँ पे आ गई, और इसके दूसरे एंड से हम ले लेते हैं, और भी आएंगी, सारी जगह से आएंगी, लेकिन मैंने दोनों एक्सट्रीम एज ले ली कि एक इसके अपर स्लिट के अपर एज से और लोअर एज से लाइट आके इंटरफेयर हो गई, और हम बोल रहे हैं वहां पे मिनिमा फॉर्म हो रहा है। तो मिनिमा की कंडीशन क्या होगी वो ध्यान रखना है आपको। तो इसमें होता क्या है, पहले तो पार्ट डिफरेंस निकाल लो आप, कि ये पार्ट डिफरेंस होगा कितना। तो पार्ट डिफरेंस ए के टर्म्स में हम निकाल सकते हैं। ये पार्ट डिफरेंस आपको पता है कि ये चीज ए है, तो ए के टर्म्स में वी कैन फाइंड आउट द पार्ट डिफरेंस। ए को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये क्लियरिटी को थोड़ा सा वो करता है। हाँ, आप साइज ऑफ विड्थ ऑफ द स्लिट ए है ये जान, है ना, कि width, क्या कर रहे हो, ये आपका गैस है सर। ये विड्थ है बेटा, डी तो ये चीज है, इसके बीच का सेपरेशन है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन जो है वो कैपिटल डी है। विड्थ ऑफ द स्लिट तो बेसिकली आपका ये है ना, जो पहले लिया था आपने कि भाई स्लिट और विड्थ के बीच का सेपरेशन। तो अब मैं अगर मैं पार्ट डिफरेंस निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा ऐसे, और मैं बोलूंगा यही तो पार्ट डिफरेंस होगा, इतना डिस्टेंस, क्योंकि आगे का पाथ तो दोनों का सेम है। जो पार्ट डिफरेंस होगा इसके पहले तो क्रिएट हुआ है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि स्लिट का अगर साइज ए है और ये वाला एंगल अगर मैं थीटा ले लूं,
तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी ए साइन थीटा हो जाएगी। तो हम बोलेंगे जो पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स होगा, है ना, इस केस में जो पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स होगा, है ना, इसकी वैल्यू डी साइन थीटा हो जाएगी, है ना, कि पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी उस पी पॉइंट पे जहां पे मिनिमम बन रहा है, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू डी साइन थीटा हो जाएगी। अब यहां पे थोड़ा ध्यान रखना आपस में कि कंडीशन फॉर मिनिमम फॉर्मेशन क्या होगा, है ना, यहाँ पे हम बोलेंगे अगर उस पॉइंट पे मिनिमम बन रहा है तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम, कंडीशन फॉर मिनिमा फॉर्मेशन, है ना, कि अगर उस पी पॉइंट पे मिनिमम बन रहा है तो कंडीशन जो होता है, ध्यान रखना, ये इंटरफेरेंस का उल्टा होता है, कि अगर ये पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल होगा तो वहां पे मिनिमम बनता है ना। वो क्यों बनता है, अगर उसमें मैं जाऊंगा तो बड़ी कॉम्प्लेक्स थ्योरी हो जाएगी, तो अननेसेसरी आप जो एक सिंपल चीज समझ रहे हो वो समझ नहीं पाओगे इसमें। ए साइन थीटा बिल्कुल सही है कि भाई जो पार्ट डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इसलिए आपका ए साइन थीटा हो जाएगा, कि अगर आपका साइज ए है तो पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा हो गया। और ये ए साइन, सॉरी ए होगा, मैंने डी ले लिया, पहले की आदत लगी हुई है ना, वो पहले की आदत डी लिखने की लगी हुई है, वैसे डी भी लिख लो लेकिन नॉर्मली हम थोड़ा सा अलग करते हैं, डी तो स्लिट के बीच का सेपरेशन होता है ना, तो आप यहाँ पे ए लिखो, ए साइन थीटा, है ना, यहाँ भी ए साइन थीटा हो जाएगा, ए साइन थीटा बिल्कुल सही है कि पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा होगा, और कंडीशन फॉर मिनिमम फॉर्मेशन ए साइन थीटा एन लैम्डा के इक्वल होता है, कि जहां पे भी ए साइन थीटा की वैल्यू एन लैम्डा के इक्वल होगी वहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा, बेसिकली आपका, नहीं डी हटा दिया मैंने, ए साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन लैम्डा के इक्वल होगी, तो वहां पे मिनिमम फॉर्म हो जाएगा, है ना, कि वहां पे क्या फॉर्म होगा बेसिकली आपका मिनिमम। और अगर ये एंगल स्मॉल है, इफ एंगल इज स्मॉल, है ना, अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको यही यूज करना है कि भाई कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनएथ मिनिमा आपका ये हो जाएगा, अगर एंगल स्मॉल है तो, है ना, अगर एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा की जगह पे आप थीटा ले लोगे, थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा अगर थीटा हो जाएगा तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमम, nth मिनिमम, है ना, तो आपको साइन थीटा की जगह पे अगर थीटा पुट कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो एन लैम्डा बाई ए हो जाएगी, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया एंगुलर पोजीशन ऑफ द nth मिनिमम, कि एंगुलर पोजीशन ऑफ द nth मिनिमम बेसिकली आपकी होगी, है ना, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई मिनिमा बन रहा है तो एंगुलर पोजीशन का मतलब इसका ये एंगल क्या होगा, है ना, इसको हम एंगुलर पोजीशन बोल रहे हैं, ये वाला एंगल थीटा, है ना, तो जैसे फर्स्ट मिनिमा है तो एन की वैल्यू आप 1 पुट कर दोगे तो पहले की एंगुलर पोजीशन आ जाएगी, अगर ये सेकंड मिनिमा है तो एन की जगह पे आप 2 पुट कर दोगे तो सेकंड मिनिमा की एंगुलर पोजीशन आ जाएगी। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि पार्ट डिफरेंस कितना होगा, ए साइन थीटा, कंडीशन क्या है, ए साइन थीटा एन लैम्डा के इक्वल होगा तो मिनिमा फॉर्म हो जाएगा, अगर एंगल स्मॉल है तो एनथ मिनिमा की एंगुलर पोजीशन ये हो जाएगी, इस एन लैम्डा बाई क्या लिख लेंगे बेसिकली आपका ये, पहले आप इसको लिख लो फिर मैं आगे बताता हूँ आपको, ये थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं, तो ध्यान रखना जो जो कंडीशन इंटरफेरेंस में मैक्सिमा की होती है वो इस केस में मिनिमा की होती है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, उसमें तो 2 स्लिट होती है और डी जो होता है वो स्लिट के बीच का सेपरेशन होता है, और इसमें ए क्या है, एक स्लिट का ही साइज है ना, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा कुछ थ्योरी नहीं है, बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये।
ठीक है, तो ये आपका जस्ट हमने सेकंड फेज डिस्कस किया है रिफ्लेक्शन। हाँ, क्योंकि वेव नेचर से तीन ही चीज तो हम डेमोंस्ट्रेट करते हैं, इंटरफेरेंस हम कर चुके हैं, अब रिफ्लेक्शन आ गया, इसके बाद एक पोलराइजेशन आ जाएगा। पोलराइजेशन तो बहुत छोटा होता है, ये हम कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया एंगुलर पोजीशन ऑफ द nth मिनिमा। अब यहाँ पे हम सारे मिनिमा को प्लॉट करते हैं, है ना, कि यहाँ पे जस्ट मैं बात कर रहा हूँ एंगुलर पोजीशन ऑफ द nth मिनिमा। यहाँ पे हम बनाते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। आपने फॉर्मूला लिख लिया है, जस्ट उसी को मैं एक बार थोड़ा सा ठीक से बता रहा हूँ, एंगुलर पोजीशन ऑफ द nth मिनिमा क्या होगा। तो ऑब्वियस बात है, जो ये सिंगल स्लिट का एक्सपेरिमेंट होता है वो जस्ट ऐसा होता है। अब मैं स्लिट का साइज छोटा ही बना लेता हूँ, वो तो मैंने इनलार्ज करके बनाया था, ऐसा आ गया। इसके सामने आपकी एक स्क्रीन है जिसपे इंटरफेरेंस पैटर्न आ रहा है ना, और इस पे आप इस तरह से डॉटेड लाइन लगा लो, क्योंकि जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे इस ऑरिजिन से मेजर करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे फ्रिंजेस बन जाएंगे इसके, तो सेंट्रल मैक्सिमम बन गया, उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड एंड सो ऑन। क्या है ना, तो सेंट्रल मैक्सिमम तो सेंटर पे ही बन गया। अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ कि व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमा, है ना, कि फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट मिनिमा। तो एंगुलर पोजीशन का फॉर्मूला आपने ये लिखा था, एन लैम्डा बाई ए। तो फर्स्ट मिनिमा का मतलब हम एन इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो इसकी जो एंगुलर पोजीशन हो जाएगी वो लैम्डा बाई ए हो जाएगी। मतलब ये वाला एंगल की हम बात कर रहे हैं, है ना, ये वाला जो एंगल होगा दोनों तरफ, वो जो थीटा होगा वो लैम्डा बाई ए के इक्वल होगा, है ना, कि दोनों तरफ ये जो एंगल होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली आपके थीटा के इक्वल हो जाएगी। दैट विल बी इक्वल टू बेसिकली आपका थीटा, है ना। ये सेम ही है दोनों एंगल, है ना, दोनों में डिफरेंस नहीं होता, एकदम आइडेंटिकल होते हैं। तो अब इस बात एक्चुअली में तो ये एंगल हम निकाल रहे हैं ऐसे, है ना, थीटा एंड थीटा। फिर मैं इसको यहीं लिख देता हूँ ऐसे। तो फर्स्ट मिनिमा की जो एंगुलर पोजीशन होगी वो लैम्डा बाई ए पे हो जाएगी, है ना। ऊपर अगर प्लस लैम्डा बाई ए लिखा है मैंने, तो नीचे में माइनस लैम्डा बाई ए लिखूंगा, क्योंकि ऑरिजिन से ऊपर अगर प्लस लिख रहे हो तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा बाई ए। ऐसे सेकंड में एन इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे सेकंड लिख रहा हूँ, सेकंड मिनिमा कहाँ पे फॉर्म होगा, तो एन इक्वल टू अब 2 पुट कर दो, तो थीटा की वैल्यू 2 लैम्डा बाई ए हो जाएगी, है ना। तो जो 2 लैम्डा बाई ए होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका 2 लैम्डा बाई ए आ गया प्लस, और ये हो गया माइनस 2 लैम्डा बाई ए, है ना। अब यहां से आप इस डायग्राम को देख के अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, इस डायग्राम को देख के अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो क्या बता सकते हो आप कि सेंट्रल मैक्सिमा की क्या एंगुलर विड्थ होगी। क्या कोई बता सकता है एंगुलर विड्थ क्या होगी सेंट्रल मैक्सिमा की। सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ का मतलब ये पूरा एंगल, तो एंगुलर विड्थ जो सेंट्रल मैक्सिमा की होती है वो 2 लैम्डा बाई ए होती है। डिफ्रैक्शन में एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा नहीं, जीरो नहीं होगा बेटा, वो तो मैंने ओरिजिन के लिए कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव लिए हैं। अगर आपसे बोला जाए ये डिस्टेंस कितना होगा ये वाला, तो ये जीरो थोड़ी होगा यार, पॉजिटिव नेगेटिव ऐड थोड़ी कर दोगे आप, तो उसको डबल कर दोगे ना। तो एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा वो 2 लैम्डा बाई ए होगा, ये ध्यान रखना। वो तो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लिया है कि जब मैंने ऑरिजिन कहीं पे चूज कर लिया तो उसके ऊपर की चीज पॉजिटिव होगी, नीचे की नेगेटिव होगी। लेकिन जब डिस्टेंस मेजर करेंगे या एंगल पूरा मेजर करेंगे तो ये 2 थीटा ही तो होगा पूरा एंगल, है ना। तो 2 थीटा इज द एंगुलर विड्थ, तो 2 थीटा की वैल्यू 2 लैम्डा बाई हो जाएगी, है ना, कि 2 थीटा लेटर की वजह से हो जाएगी बेसिकली आपकी। देखो फॉर्मूला मिनिमा का है, लेकिन जो विड्थ एंगुलर होती है वो ये होती है पूरी, है ना। इसको सेंट्रल मैक्सिमम मत बोलो आप, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलो, इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। मैक्सिमा बोलने से थोड़ा सा होता है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज,
है ना, कि भाई ये जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रहा है ये पूरा, ये दो मिनिमा के बीच में ही तो बनता है। तो हम यूज मिनिमा की पोजीशन कर रहे हैं, लेकिन है तो ये इसकी पूरे की विड्थ ना, जो ब्राइट बन रहा है यहाँ पे, तो उसका ये पूरा एंगल जो हो जाएगा वो 2 लैम्डा बाई हो जाएगा। एंड अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ अदर ब्राइट फ्रिंज, एंगुलर विड्थ ऑफ अदर ब्राइट फ्रिंज, कि जो बाकी ब्राइट फ्रिंज बन रहे हैं उसकी एंगुलर विड्थ क्या होगी, वो तो ये डिफरेंस हो जाएगा ना, ये वाला, वही इसकी ये वाला डिफरेंस हो जाएगा, इसका और इसका। तो इसका जो एंगुलर विड्थ होगा वो लैम्डा बाई ए हो जाएगा। मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमम बनता है ना, उसकी विड्थ डबल होती है बाकी सबकी। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो होगा अदर ब्राइट फ्रिंज, वो 2 लैम्डा बाई ए हो जाएगा, और बाकी की लैम्डा बाई ए हो जाएगी, है ना, कि बाकी का क्या हो जाएगा, इसलिए आपका लैम्डा बाई ए हो जाएगा। कैश विथ आप सही बोल रहे हैं, है ना, तो हम इस तरह से लिखते हैं, है ना, तो लिखा बस। ठीक है ना, ये आपका रास्ता से। तो ये चीज है कि मैंने एंगुलर पोजिशन शो कर दी सबकी, और थोड़ा सा विड्थ के बारे में बात किया। तो ये ध्यान रखना एंगुलर विड्थ है ना, ये विड्थ नहीं है, ये तो जस्ट एंगल की हम बात कर रहे थे। बना जरूर मैं यहाँ पे रहा हूँ, लेकिन निकाल मैं एंगल ही रहा हूँ। एंगुलर विड्थ है। कई बार आपसे विड्थ भी पूछा जाता है कि एक्चुअल में विड्थ क्या होगी, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, है ना। तो जो नेक्स्ट चीज हम इसमें डिस्कस करते हैं, दैट इज द पोजीशन ऑफ nth मिनिमम। अब एंगुलर पोजीशन नहीं, पोजीशन ऑफ nth मिनिमम क्या हो गया। ठीक है, ये आपका। तो हम आ जाते हैं बेसिकली आपका पोजीशन ऑफ nth मिनिमम। पोजीशन ऑफ nth मिनिमम, भाई कोई भी अगर मिनिमम बन रहा है तो उसकी पोजीशन क्या होगी। पोजीशन का मतलब अगर मैं इस डायग्राम में बात करूं, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस डिस्टेंस y की, ये y कितना होगा, है ना। तो y हम निकाल सकते हैं, इसमें क्या मुश्किल है। अगर थीटा पता है और कैपिटल डी पता है तो y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ थीटा इक्वल टू y बाई डी हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी कैपिटल डी इंटू थीटा हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से हम इसको यूज कर लेते हैं, है ना। तो अगर मैं पोजीशन ऑफ द nth मिनिमम लिखूंगा, मीन्स मुझे y निकालना है। y का मतलब हो जाएगा कैपिटल डी इंटू थीटा, और थीटा जो है वो एन लैम्डा बाई ए है। तो पोजीशन ऑफ द nth मिनिमा का ये फॉर्मूला हो गया, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई ए आ गया। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ, है ना, nth मिनिमा। डिस्टेंस अगर हम निकालें, एंगल नहीं निकालें तो, है ना। आइए बताता हूँ बेटा, मैं दूसरी स्लाइड पे जाऊंगा। तो y इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी बाई ए हो गया, है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्लॉट करूँ, तो इसका प्लॉटिंग आपका ऐसा हो जाएगा, है ना, कि इस पूरी चीज को अगर मैं प्लॉट करके शो करना चाहूँ, ये तो एक छोटा सा स्लेट हो गया, है ना, और यहाँ पे आपकी स्क्रीन हो गई। बीच में हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं सर, एंड दिस इज ऑरिजिन, है ना। तो यहाँ पे आपका इस तरह से बनेगा पोजीशन, ऐसा कम होते जाएगा।
तो पोजीशन ऑफ द nth मिनिमम मतलब आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर कोई आपसे बोले कि भाई ये वाला डिस्टेंस कितनी होगी, ये है ना, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे n की वैल्यू। अगर आपसे बोले कि पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमा क्या होगा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, y की वैल्यू लैम्डा डी बाई ए हो जाएगी, ये वाला डिस्टेंस आपके लैम्डा डी बाई ए होगी। ऐसे नीचे भी आ जाएगा, ये भी डिस्टेंस लैम्डा डी बाई ए होगी। आप चाहो तो माइनस ले लो, अदरवाइज जरूरत नहीं है ना। ऐसे आपके बनते जाएंगे, सेकंड की जगह पे 2 पुट कर देंगे, है ना, कि पोजीशन ऑफ द, आपको अगर सेकंड मिनिमा निकालना है तो n की जगह पे आप 2 पुट कर दोगे, यहाँ से y की जगह पे आपका 2 लैम्डा डी बाई ए हो जाएगा, है ना? तो ये डिस्टेंस आपके 2 लैम्डा डी बाई ए है ना। अब अगर आपसे एंगुलर विड्थ नहीं, कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ क्या होगी, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 2 लैम्डा डी बाई हो जाएगा। विड्थ ऑफ अदर ब्राइट फ्रिंज, अदर ब्राइट फ्रिंज, तो आपका लैम्डा डी बाई हो जाएगा। अदर ब्राइट फ्रिंज का विड्थ का मतलब ये डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस तो लैम्डा डी बाई ही हो जाएगा ना। तो वही है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ सबसे ज्यादा होती है, डबल होती है अदर के, है ना, और इंटेंसिटी भी सबसे ज्यादा होती है इसकी। बाकी की विड्थ तो आइडेंटिकल होती है लेकिन सेंट्रल से कम होती है, और धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या होता है, इसलिए आपका यूज होता है। तो न्यूमेरिकल में आप सोच देखना कि आपके लिए पोजीशन वर्ड यूज हुआ है या एंगुलर पोजीशन हुआ। तो अगर एंगुलर पोजीशन है मतलब आपको थीटा निकालना है, और पोजीशन का मतलब है कि आपको वाई निकालना है, तो उसके हिसाब से न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। उसको आप लिख लो, है ना। अभी मैं इसको शो कर रहा हूँ बेटा, लास्ट स्लाइड शो करता हूँ उसके बाद में, पहले इसको लिख लेंगे या हाँ नहीं, विड्थ जो है सेंट्रल की डबल होगी, बाकी विड्थ आइडेंटिकल होगी, है ना। बाकी सारी जो विड्थ होगी वो सेम होती है। जैसे ये अगर लैम्डा डी बाई ए है तो ये वाला भी लैम्डा डी बाई ए ही होगा, लेकिन सेंट्रल का डबल हो जाएगा। सेंट्रल की विड्थ जो होगी वो 2 लैम्डा डी बाई होगी, है ना। मतलब सेंट्रल की डबल होती है, बाकी आइडेंटिकल होती है सारी। आइडेंटिकल विड्थ के टर्म्स में इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है, आइडेंटिकल विड्थ के टर्म्स में इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। हाँ, विड्थ आइडेंटिकल होगी बाकी सबकी, है ना। ये आपका रहेगा। अदर फ्राइंड विच का, अदर ब्राइट फ्रिंज का विड्थ लिखा है मैंने बेटा, लैम्डा डी बाई ए होता है, इसका हाफ हो जाता है, दिस इज लैम्डा डी बाई ए, क्या पता है। ये तो जस्ट हमने डिफ्रैक्शन की थ्योरी पढ़ ली, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला सिर्फ यहीं से सारा कुछ आता है, इस कंडीशन से। भाई अगर ए साइन एन लैम्डा के इक्वल होगा तो मिनिमम फॉर्म होगा,
उसी से ये आ गया, है ना, और उसी से आपने ये विड्थ निकाल लिया, और इसी से आपने पोजीशन निकाल लिया। तो मतलब मेन जो है वो यही फॉर्मूला है। कंडीशन फॉर मिनिमा जो होता है वो इन जनरल आपका ये होता है कि पार्ट डिफरेंस शुड भी क्या होना चाहिए, बेसिकली आपका हैंड, ऐसे सारी चीजें आ रही है। लेकिन इसका यूज बड़ा खतरनाक है। जो डिफ्रैक्शन है ना, ये बड़ा एक अजीब सी चीज है ये, है ना। इस डिफ्रैक्शन की वजह से ही क्या होता है ना कि दो चीजों को हम अलग अलग डिस्टिंक्टली देख नहीं पाते हैं। अगर डिफ्रैक्शन नहीं होता तो बढ़िया देखते हैं सब चीजों को। एक्चुअली डिफ्रैक्शन हो जाता है, इसलिए क्या होता है देख नहीं पाते। जैसे आप देखो ना कि अगर दूर से कोई व्हीकल आ रहा है, कोई कार आ रही है ना, तो उस कार की तो दो हेडलाइट होती हैं। कोई भी कार है तो आपकी अगर वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है तो उसकी तो दो हेडलाइट्स होती हैं, लेकिन आपको क्या दो हेडलाइट दिखता है अगर उसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो? अगर बहुत दूर में कोई कार आ रही है तो आपको क्या दिखता है ना? नहीं, एक दिखता है आपको, सिंपल सी चीज है। मतलब दूर से अगर आ रहा है ना तो आप कार और बाइक में डिफरेंस नहीं कर पाओगे, है ना। हाँ, सिर्फ एक ही लाइट दिखती है। ये दूर से अगर कोई बहुत लार्ज डिस्टेंस पे कोई बाइक है या कार है तो दोनों की हेडलाइट सेम दिखाई देती है, दो अलग अलग नहीं दिखाई देती, बल्कि दोनों का मिक्सचर दिखाई देता है, कंबाइन हो जाती है। हाँ, जैसे जैसे वो पास आता है तो आप उसको देख पाते हो, हाँ दोनों अलग अलग हैं। अदरवाइज लार्ज डिस्टेंस पे दोनों की हेडलाइट मर्ज होकर सिंगल दिखाई देती है ना, लार्ज डिस्टेंस पे बेटा। लार्ज डिस्टेंस पे तो एक ही दिखाई देती है ना, एक सिंगल हेडलाइट दिखती है, ये दोनों मर्ज हो गए आपका। लेकिन जैसे ही पास आता है दो अलग अलग दिखता है आपको। कभी देखना आप लार्ज डिस्टेंस से जब कोई आती है तो, है ना, सिर्फ लाइक ब्लर्ड सी लाइट दिखती है आपको, है ना। तो ये डिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है ना। हम बोलते हैं कि भाई हमारी आई जो है ना उस दो अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट को रिजॉल्व नहीं कर पा रही है। आप समझ गए मेरी बात? हाँ, डिफ्रैक्शन यूजफुल भी हो सकता है, यूजफुल भी, ऑब्वियसली बात है, यूजफुल भी है ना, कि भाई हमारी आई जो है ना दो अलग अलग लाइट को रिजॉल्व नहीं कर पा रही है ना। तो जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है वो डिफ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे जो नया नेक्स्ट टॉपिक है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वी कॉल इट एज ए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, है ना, कि भाई कितने दूर पे दो चीजें अलग अलग दिखाई देंगी, है ना। कि दो चीजों को अगर सेपरेटली देखना है तो या और उसको रिजॉल्व करना है ना, तो उसकी लिमिट क्या होगी? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हम उसमें बोलते हैं। तो जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है वो होती है मिनिमम एंगुलर सेपरेशन। मिनिमम एंगुलर सेपरेशन, minimum angular separation so that two closely spaced objects, है ना, are just resolve, just resolve, है ना। just resolve का मतलब होता है to see them separately या distinctly, है ना। आपकी जो कैमरा वैमरा होती है उसकी लिमिटेशन रेजोल्यूशन की तो होती है ना, कि भाई कोई दो चीज को अलग अलग दिखना चाहिए था वो अलग अलग नहीं दिखता है, मर्ज दिखता है, मतलब आपका कैमरे की रेजोल्यूशन सही नहीं है। अगर अच्छी रेजोल्यूशन होगी तो हर चीज अलग अलग दिखेगी आपको। तो ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब वही है कि मिनिमम एंगुलर सेपरेशन सो दैट टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट आर जस्ट रिजॉल्व टू सी देम डिस्टिंक्टली, है ना। तो मतलब रिजॉल्व करने का जो है वो कौन सी चीज उसको रोकती है? वो डिफ्रैक्शन तो रोकता है। अगर लाइट स्ट्रेट आती तो ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आई में सीधे आ जाती, ये सीधे आती नहीं है ना, वो तो फैल जाती है। अगर फैल जाती है
तो उसी की वजह से आप उसको डिस्टिंक्टली देख नहीं पाते हो, है ना। तो यहाँ पे जस्ट अगर मैं एग्जांपल लूँ कि क्यों हम नहीं देख पाते हैं, तो वो आपका इस तरह से हम शो कर सकते हैं इसे। जैसे मैंने यहाँ पे कोई इस तरह से आपका कोई कार्डबोर्ड ले लिया, है ना, इस तरह से हम इसको ठीक से समझना। ये मतलब नीट में लाखों लाख बच्चे देते हैं, लेकिन फ्यू थाउजेंड्स को इसके बारे में पता होता है, और क्वेश्चन आ सकता है कभी भी इसके ऊपर, आया भी है पहले और आगे भी आ सकता है। ये आपका ऐसा है, ये कोई कार्ड आपने कार्डबोर्ड ले लिया, है ना, और इसके सामने आपको स्क्रीन ले लेते हो ऐसे इसी के पैरेलल, है ना। इसकी स्क्रीन आपकी आई की रेटिना भी हो सकती है ना, कि स्क्रीन जो होगी वो आपकी आई की रेटिना भी हो सकती है, ये ऐसा, है ना। अब इसमें मैं क्या कर देता हूँ, एक बहुत छोटा सा होल कर देता हूँ इस फर्स्ट कार्डबोर्ड में, यहाँ पे कोई सर्कुलर होल हो गया इसमें छोटा सा, और इसके सामने हम दो सोर्स ऑफ लाइट रख देते हैं, है ना। एक सोर्स ऑफ लाइट तो मैंने सीधे यहाँ पे रख दिया, ये सोर्स ऑफ लाइट S1 है, और एक सोर्स ऑफ लाइट इसी से क्लोज कोई S2 है। अब हम इस थ्रू होल के थ्रू इन दोनों को सेपरेटली देखना चाहते हैं, पर्पस आपका ये जो दो सोर्स ऑफ लाइट है इसको हम सेपरेटली देखना चाहते हैं, है ना। तो आप देखो, अगर रे ऑप्टिक्स की थ्योरी माने तब तो सीधे जाती लाइट, भाई सोर्स वन से सपोज कोई दूसरे कलर की मैं ले लेता हूँ, तो सोर्स वन से लाइट आपकी ऐसी आई, है ना, और ये सीधी चली जाएगी यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, और सोर्स टू को दूसरे कलर का अगर हम ले लें किसी और कलर का, तो सोर्स टू से ऐसे जाएगी। भाई दोनों अलग अलग दिखेंगे, अगर यहाँ पे स्क्रीन की लोकेशन पर कोई ऑब्जर्वर है तो देखेगा भाई दो S1 S2 अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना एक्चुअली, क्योंकि लाइट ऐसे जाती ही नहीं हो तो स्प्रेड हो जाएगी, और जब स्प्रेड होगी तो अपना डिफ्रेक्शन पैटर्न बनाएगी, कि जब ये स्प्रेड होगी तो अपना क्या बनाएगी, इसलिए आपके डिफ्रेक्शन पैटर्न बनाएगी। तो S1 का डिफ्रेक्शन पैटर्न अगर हम बनाए, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा सा पार्शियली बना रहा हूँ, तो S1 का डिफ्रेक्शन पैटर्न आपका ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा, है ना। भाई S1 का ये डिफ्रेक्शन पैटर्न होगा, थोड़ा और बड़ा बना लो तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा चीजें, है ना। S1 का जो डिफ्रेक्शन पैटर्न है वो ऐसा बन गया आपका, है ना। और भी बनेंगे चीजें, लेकिन मैं एक दो ही बना लेता हूँ, इतना काफी है, बाकी तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे S2 का भी डिफ्रेक्शन पैटर्न बनेगा, तो S2 का जो डिफ्रेक्शन पैटर्न बनेगा वो उसके अकॉर्डिंग बनेगा, उसके पाथ के अकॉर्डिंग, तो S2 का डिफ्रेक्शन पैटर्न आपका ऐसा बनेगा, ऐसा, ये ऐसा बन गया। तो रेड है S1 का डिफ्रेक्शन पैटर्न, और जो ब्लू है वो S2 का डिफ्रेक्शन पैटर्न। अब देखो दोनों के मैक्सिमा तो एकदम क्लोज आ गए ना, सेंट्रल मैक्सिमा, तो दोनों के जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो आपके बहुत क्लोज आ गए, है ना। तो अगर यहाँ पे कोई देख रहा होगा खड़े होके, तो वो दोनों के तो मैक्सिमा यहीं पे बन गए, मतलब दोनों मर्ज हो गए ना, तो आपको S1 S2 सेपरेटली कहाँ दिखेगा, बल्कि ऐसा लगेगा S1 S2 एक ही है, क्योंकि दोनों के मैक्सिमम बहुत क्लोज हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। तो डिफ्रेक्शन की वजह से आप इसको सेपरेटली वॉच नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि ये एंगल कम है कुछ, ये एंगल क्या है, कम है। तो जैसे कोई कार या जीप आती है तो उसका जो S1 S2 होता है, दो हेडलाइट जो होती हैं, है ना, वो बहुत अगर कम एंगल बनाए तो उसके रिफ्लेक्शन पैटर्न मर्ज हो जाएंगे, तो आपकी आई को लगेगा कि भाई एक ही दोनों। हाँ, जैसे जैसे पास आएंगे एंगल बढ़ेगा तो दोनों सेपरेट होते जाएंगे, तो सेपरेट होके अलग अलग दिख सकते हैं, है ना। तो इस केस में जो मैंने लिया है ना, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मिनिमम एंगुलर सेपरेशन होता है, मतलब थीटा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं ले रहा हूँ थीटा मिनिमम जो है, अगर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, थीटा मिनिमम अगर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, तो अगर हम इसको सेपरेट नहीं देख पा रहे हैं, मतलब ये जो एंगल थीटा होगा, ये थीटा लेस देन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अगर कोई एंगल ऐसा बन रहा है जो कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से कम है, तो उसको हम सेपरेटली देख नहीं पाएंगे। कई स्टार भी ऐसे होते हैं
मोस्ट ऑफ द स्टार सिस्टम एक्चुअली बाइनरी है। बाइनरी मतलब दो स्टार होते हैं एक साथ, एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन आप तो दोनों को एक ही देखते हो ना। किसी भी टेलीस्कोप से देखते हैं तो एक्चुअली डिफ्रैक्शन की वजह से दोनों एक ही दिखते हैं, है ना, तो सेपरेट हम देख नहीं पाते हैं। तो वही चीज आ गया कि अब ये थीटा मिनिमम हम निकालें कैसे। भाई थीटा मिनिमम से अगर एंगल ज्यादा होगा तो सेपरेटली दिखेगा, अगर कम होगा तो सेपरेटली नहीं दिखेगा। ये थीटा मिनिमम कैसे निकालें, है ना। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्राइटेरिया एक बताया, उसी को हम बोलते हैं रिले क्राइटेरिया। भाई सोर्स जब पास आ जाएंगे तो थीटा बढ़ जाएगा ना, अगर ये सोर्स इसके पास आ जाए तो थीटा एंगल बढ़ जाएगा ना इसकी लोकेशन पे, तो थीटा बढ़ेगा तो हो सकता है थीटा मिनिमम के इक्वल हो जाए। कोई भी चीज दूर होती है तो कम एंगल बनाती है, और पास आती है तो एंगल बढ़ते जाता है ना उसका, है ना, यह पड़ेगा। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका क्राइटेरिया दिया, भाई कब हम रिजॉल्व कर पाएंगे, उसी को हम बोलते हैं रिले क्राइटेरिया, है ना। रिले इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, उन्होंने इसका क्राइटेरिया दिया कि भाई कब हम दो ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो इसका ये होता है, उन्होंने ये क्राइटेरिया दिया कि टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, है ना, आर जस्ट resolve when the first dark fringe of, है ना, one falls directly on the central bright fringe of other, ये रिले ने क्राइटेरिया होता है कि टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट रिजॉल्व when the first dark fringe of the one falls directly on the central bright fringe of the other। जैसे जो रेड का फर्स्ट डार्क फ्रिंज यहाँ पे है, अगर ये ब्लू वाला एकदम इसके ऊपर बन जाता तो रिजॉल्व हो जाता, लेकिन चूंकि इसका फर्स्ट डार्क फ्रिंज तो यहाँ पे है और इसका मैक्सिमा इसके ऊपर नहीं बन गया और लेफ्ट में बन गया, हाँ कि लेफ्ट में बन गया है, तो इसलिए रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं इसमें। अगर ये जो इसका मैक्सिमा है जस्ट अगर इसके ऊपर बन जाता है तो रिजॉल्व हो जाता है। मतलब रिजॉल्व होने का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो वो डायग्राम जो होगा वो ऐसा हो जाएगा आपका, इसको एकदम ध्यान से आप देखना, क्योंकि दोनों डायग्राम में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, एक जैसे ही आपको लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली डिफरेंस होता है इसमें, है ना। तो यहाँ पे आपका इस तरह से आ जाएगा आपको। है ना, ये आपका गया इस तरह से। और यहाँ पे आपने एक होल ले लिया, है ना। आप बोल रहे हैं कि भाई S1 S2 रिजॉल्व तब होंगे, है ना, किस तरह से, अगर मैं S1 यहाँ बना लूँ एक इसके सामने और S2 थोड़ा और लार्ज डिस्टेंस पे बना देता हूँ ताकि एंगल ज्यादा बनाएंगे, ये तब रिजॉल्व होंगे जब पहले का जो इस तरह से होगा फ्रिंज पैटर्न, ये सीधे यहाँ गया, है ना, और ये आपका सीधा यहाँ चला गया ऐसे। ये मैं कलर ही अलग बना लेता हूँ, ये डायग्राम का ही खेल है सारा, है ना, कि भाई S1 सोर्स से लाइट आई, ये ऐसा, है ना, इसका कुछ फ्रिंज पैटर्न बन गया। मैं बहुत ज्यादा चीज नहीं बना रहा हूँ, बस छोटी सी चीज बना रहा हूँ, सेंट्रल एंड दोनों तरफ एक एक मिनिमम, ऐसा, बस इतना ही काफी है आपको। तो भाई इसका फर्स्ट मिनिमा हो गया, इस फर्स्ट मिनिमा के ठीक ऊपर दूसरे का मैक्सिमम बनना चाहिए सेंट्रल,
तभी रिजॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज रिजॉल्व नहीं हो सकते। तो S2 में आपका ये हो जाएगा, S2 से लाइट आई है ऐसे, और ये एग्जैक्टली इसकी लोकेशन पे आप बनाने की कोशिश करो ऐसे पास होके, ये ऐसा है ना। तो इसका जो फ्रिंजेस बनेंगे वो आपके ऐसे बन जाएंगे, है ना, कि जो फ्रिंजेस इसके बनेंगे वो आपके ऐसे बन जाएंगे, ये ऐसा। मतलब पहले का जो फर्स्ट मिनिमा होगा उसके जस्ट ऊपर सेकंड का सेंट्रल मैक्सिमम होना चाहिए। तो उस केस में जो ये एंगल होगा ना, उस केस में ये जस्ट रिजॉल्व होंगे आपके। तो जो आपका ये एंगल होगा इसी को हम थीटा मिनिमम बोलते हैं। पोल की लोकेशन चाहो तो आप चेंज करके यहाँ रख लो, ये आपका थीटा मिनिमम है। हाँ, ये थीटा मिनिमम में क्या होना चाहिए कि रेड का जो फर्स्ट मिनिमा होगा उसी के ऊपर जो ब्लू है उसका फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमम बनना चाहिए। हाँ, तो जस्ट रिजॉल्व हो जाएंगे। तो आप देखो इसके लिए ये थीटा निकालना मेरे लिए एकदम आसान सा काम है। ये थीटा मैं कैसे निकालूंगा, थीटा जो होगा वो एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमा ही तो हो जाएगी। कि भाई ये सेंटर है, ये फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, तो थीटा जो होगा एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमा हो जाएगी। मतलब हम जो थीटा मिनिमम लिख रहे हैं यहाँ पे वो आपकी हो जाएगी एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम, है ना। तो जो एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमम होगा वो ये थीटा हो जाएगा। तो वो एक्चुअली में अभी आपने पढ़ा लैम्डा बाई ए होता है ना, कि वो क्या होता है इसलिए आपका लैम्डा बाई ए होता है फॉर स्लिट। ये तो स्लिट के लिए होता है, लेकिन ये स्लिट थोड़ी है, ये तो सर्कुलर होल है है ना, कि भाई स्लिट के लिए थोड़ी है ना। अगर मैं सर्कुलर होल के लिए इसको लिखूं, फॉर सर्कुलर होल, है ना, तो उसका जो थीटा मिनिमम होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसमें एक 1.22 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ए की जगह पे हम स्मॉल डी लिख देंगे, है ना। स्मॉल डी जो होगा वो होल का डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर ऑफ होल, तो रेले ने ये क्राइटेरिया दिया कि अगर ऐसा होगा तो उस टाइम हम दोनों को सेपरेटली देख सकते हैं। तो उसके लिए थीटा मिनिमम कितना होना चाहिए, आपकी जो डिफ्रैक्शन की थ्योरी बोलती है वो तो लैम्डा बाई ए होना चाहिए, लेकिन ये स्लिट के लिए है, तो यहाँ पे स्लिट तो है नहीं, वो सर्कुलर अपर्चर है। सर्कुलर होल या कोई भी लेंस वगैरह ले लें सब कुछ सर्कुलर ही होगा, तो उसमें एक 1.22 मल्टीप्लाई होता है, लैम्डा बाई स्मॉल डी क्या हो जाएगा, इस होल का डायमीटर हो जाएगा, है ना। तो यही फॉर्मूला आपको याद रखना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसी को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ये जो फॉर्मूला है दिस इज नोन एज ए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ये चीज, हाँ, तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा आपको ध्यान देना। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ये याद रखना है आपने, है ना। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो होगा इस केस में ये चीज हो जाएगी कि अगर एंगल इससे ज्यादा कम है तो सेपरेटली हम देख नहीं सकते, हाँ इससे ज्यादा होगा तो हो जाएगा, इफ थीटा इज ग्रेटर देन थीटा मिनिमम, है ना, तो दो अलग अलग सेपरेटली हम देख सकते हैं चीजों को, फिर थीटा मिनिमम है। तो ये बेसिक थ्योरी इसकी होती है, तो इसको थोड़ा सा लिख लो, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए तो मैंने बोला है कि लाखों में 1000-2000 बच्चों को ही आता है। हाँ, मैं रीड कर रहा हूँ डेफिनेशन। 2 point objects are just resolved when the first dark fringe of one falls directly on the central bright fringe of other. Directly on the first dark fringe of the red falls directly on the central bright fringe of the blue. तभी हम रिजॉल्व कर सकते हैं, और उसके लिए एंगल इतना होना चाहिए। इससे अगर कम एंगल होगा तो दोनों एक साथ दिखेंगे आपको, इससे ज्यादा एंगल होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक जस्ट वर्ड आया है, जस्ट मतलब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना। तो अगर ये एंगल मैं कम करूंगा, मान लो मैं इन दोनों S1 S2 को और पास ले आऊं, ये एंगल और कम हो जाएगा, तो एंगल कम होगा तो और दोनों मिक्स हो जाएंगे, मेरे को एंगल बढ़ाना पड़ेगा,
ताकि दोनों सेपरेट हो जाए। तो सेपरेट के लिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना। तो सेपरेट के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है आपका ये, डी इज द डायमीटर ऑफ द होल। यहाँ लिखा है मैंने कि होल का डायमीटर जो है वो डी है। बेटा थीटा मिनिमम, ये मतलब ये जो चीज है ना, ये आप अभी नहीं समझ सकते 1.22 कैसे आया, इसके पीछे बहुत डीप थ्योरी है। ये एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट है ये, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। ब्रेसलेट के लिए तो हमने निकाल लिया था कि लैम्डा बाई ए कैसे है, लेकिन 1.22 क्यों मल्टीप्लाई किया है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से आता है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से आता है। एबो वन तो यहाँ से आ गया बेटा, ये आपने फर्स्ट मिनिमम की पोजीशन निकाली थी यहाँ से। पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमम क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई ये एंगल जो था वही एंगल तो वो है, फर्स्ट मिनिमम की पोजीशन कहाँ पे होगी, वो तो जस्ट यहाँ से आ गया है ना। तो जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उससे आ गया। तो ये आपका आ गया लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब एंगल होता है। एक और टर्म यूज होता है, वी कॉल इट एज द रिजॉल्विंग पावर। जैसे आप बोलते हो ना कैमरे की रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है, टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है ना। तो हम यहाँ पे बात करते हैं रिजॉल्विंग पावर, तो उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर। तो जो रिजॉल्विंग पावर होता है उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द रिजॉल्विंग पावर पावर of an optical instrument, of an optical instrument is its ability to distinguish between two closely spaced objects, spaced objects, वही रिजॉल्विंग पावर होती है ना। रिजॉल्विंग पावर अगर ज्यादा है मतलब वो क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट को सेपरेटली देख पाता है ना। तो ये आपका होता है रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन है ना। ऑब्वियस बात है रिजॉल्विंग पावर थीटा में इनवर्स का रिलेशन होगा। रिजॉल्विंग पावर इज reciprocal of limit of resolution, limit of resolution है ना। जितना ज्यादा थीटा कम होगा उतनी हम अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, मतलब जो रिजॉल्विंग पावर आरपी होती है ये 1 बाई ऑफ थीटा मिनिमम होता है। ये थीटा मिनिमम का जो रेसिप्रोकल होता है इसी को हम क्या होते हैं, रिजॉल्विंग पावर। तो आप क्वेश्चन में देखना क्या पूछा हुआ है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछा हुआ है या रिजॉल्विंग पावर पूछा हुआ है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब तो थीटा मिनिमम पूछा हुआ है, वो तो अभी आपने पढ़ा 1.22 लैम्डा बाई स्मॉल डी होगा। लेकिन रिजॉल्विंग पावर अगर पूछा हुआ है तो उसका रेसिप्रोकल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग पावर। ये थोड़ा सा हम थोड़ी चीजें करते हैं।
हाँ मैं भी शो कर रहा हूँ एक एक करके। सबसे पहले हम आ गए, दिस इज योर फर्स्ट स्लाइड। ये आपका आ गया, वह डिफ्रैक्शन क्या होता है। फिर हम आ गए सेकंड स्लाइड के ऊपर, थोड़ा सा मैथमेटिकल चीजें। इसके पास आ गया थर्ड स्लाइड के ऊपर, है ना, कैंगुलर पोजीशन क्या होगी। बेटा रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है थीटा मिनिमम का। और ये आपका फोर्थ हो गया। ये आपका फिफ्थ हो गया, जिसमें कि मैंने बात की है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की, है ना। ये आपका सिक्स्थ हो गया। रिजॉल्विंग पावर इज ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज इट्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट। जैसे कोई टेलीस्कोप क्यों अच्छा है, वो दो स्टार को सेपरेटली अलग अलग देख सकते हैं, उससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे दोनों अलग अलग हैं। दोनों को अगर मर्ज हो गए तो फिर तो अच्छा नहीं, रिजोल्यूशन कम है उसका, है ना। तो रिजॉल्विंग पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। जो भी थीटा मिनिमम होता है उस रेसिप्रोकली रिजॉल्विंग पावर होता है। ये तो मैंने थ्योरी बताई है, अब कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और समझ में आएगा आपको। ये सब फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे जो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या तो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। ये आपको दिया हुआ है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट is its ability to distinguish between two closely spaced objects। ये रिजॉल्विंग पावर होता है। वेट फॉर मोमेंट, न्यूमेरिकल शेयर कर रहा हूँ आपसे।
हाँ ये करना है आप, विल हैव टू सॉल्व इट, इसको सॉल्व करना है आपको। मैं फॉर्मूला देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और सॉल्व कर लो। हाँ इकरा सही है। √3 की वैल्यू आपको पता ही होती है कितनी है ना, √3 की वैल्यू आप यूज कर सकते हो, 7। हाँ शालिनी और आंसर इज करेक्ट। सिद्रा योर आंसर इज करेक्ट। और योर आंसर इज करेक्ट। अश्मित सही है आपका आंसर। विनय सही है, सही है, सही है, काफी लोगों से मिला, अथर्व सही है आपका आंसर। सिद्धांत सही है, वेरी गुड, सही है। रिया योर आंसर इज करेक्ट। बिल्कुल सही है ना, कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला पता है ना। देखो विड्थ पूछ रहा है, एंगुलर विड्थ नहीं पूछ रहा है। तो विड्थ तो जो सेंट्रल मैक्सिमा का होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, 2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी। ये तो होता है विड्थ का फॉर्मूला, तो वैल्यूज पुट कर दो बस, आपको कुछ नहीं करना है। लैम्डा 500 नैनोमीटर है, कैपिटल D 1.5 है, और स्मॉल डी इसने दिया हुआ है 1000/√3। क्योंकि दोनों नैनोमीटर में, इसलिए यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। ये नैनोमीटर नैनोमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, ये अगर मीटर में है तो मीटर में आंसर आ जाएगा। विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा जो आ जाएगा, ये चीज तो कैंसिल ही हो गई। ये आपका 1.5 टाइम्स ऑफ √3 हो जाएगा।
1.5 इंटू 1.732, ये 2.6 मीटर आ जाएगा। तो 2.6 मीटर में 6 से आंसर इसका। ठीक है, 2.6 मीटर। Okay, you can go for this question. सिद्धि सही आपका आंसर इसका। नहीं, डी इसमें जो है ना वो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द टेलीस्कोप लेंथ है, लेंस है। शालिनी और आंसर इसका डी इज द डायमीटर, स्मॉल डी है एक्चुअली। अथर्व सही आंसर आपका। हाँ, सही है आपका आंसर। नहीं, इकरा ये तो नहीं आ रहा बेटा, ठीक से कैलकुलेट करो जरा सा।
हाँ, रिया सही है आपका आंसर, अदिति सही है। नाउ योर आंसर इज करेक्ट। सिद्रा सही है आपका आंसर, बिल्कुल सही कर रहे हो आप। गौरी, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, इकरा आपका सही है आंसर। इसका सी ऑप्शन सही आ रहा है। बड़े क्लोजली स्पेस्ड है ना सारे। 4.4 तो गड़बड़ हो सकता है थोड़ा सा, है ना। सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। कुछ नहीं है, देखो अभी आपने बोला है मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल, मतलब जैसे यहाँ पे सपोज कोई टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप में एक्चुअली में लेंस ही तो होता है ऐसे। टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव है, इसका डायमीटर इसने दिया हुआ है, ये डायमीटर डी है ना। डी की वैल्यू में यहाँ पे कैपिटल डी दे रखा है, आप स्मॉलर में ले लो। अब क्या होगा, दो स्टार्स हैं, एक S1 स्टार है, एक S2 स्टार है। अब दोनों यहाँ पे कुछ एंगल बना रहे होंगे ना, ये एंगल कम होगा तभी तो रिजॉल्व कर पाएंगे। एक पर्टिकुलर एंगल से अगर एंगल ज्यादा होगा तभी इसको रिजॉल्व कर पाएंगे। तो थीटा मिनिमम पूछ रहा है, तो थीटा मिनिमम का भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि थीटा मिनिमम होता है 1.22 लैम्डा बाई डी। बस वैल्यूज पुट कर दो, तो 1.22 लैम्डा, लैम्डा आपको मीटर में दिया हुआ है, तो उसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं। इसको कन्वर्ट कर दो 200 मिलीमीटर को, तो 200 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। तो इससे सॉल्व करोगे तो ये थीटा रेडियंस में आ जाएगा, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली पूछा हुआ इसने। बस कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, अगर वो क्लिक कर दिया तो कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। तो कैलकुलेशन इसका बहुत आसान है। अगर इससे कम एंगल पे स्ट्राइक कर रहे हैं टेलीस्कोप को, तो फिर दोनों स्टार आपको एक ही दिखेंगे, आप उसको अलग अलग रिजॉल्व नहीं कर सकते। एक्चुअली बहुत क्लोज है ना, एक पॉइंट का डिफरेंस आएगा तो ये आ जाएगा, और ये भी डबल ही है ऑलमोस्ट। तो कुछ गड़बड़ होगी तो आ सकता है इसमें। अभी शो कर रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन बेटा में। हाँ, इफ थीटा इज ग्रेटर देन दिस देन ओनली कैन बी रिजॉल्व। ये मिनिमम है, इससे ज्यादा अगर एंगल बनेगा तभी रिजॉल्व हो पाएंगे, इससे कम एंगल होगा तो दोनों मिक्स दिखेंगे, है ना। एंगल कम दो वे से हो सकता है, या तो स्टार के डिस्टेंस ज्यादा है, या दोनों के बीच का सेपरेशन कम है, तो एंगल कम हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन है बेटा पिछला वाला। ओके चलो एक लास्ट क्वेश्चन। क्या, हाँ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
हाँ विनय, योर आंसर इज करेक्ट. Sidra, your answer is correct. Siddhant, your answer is correct. Khushi, your answer is correct. Krishna, your answer is correct. Very good. सही है. शालिनी, सही है आपका आंसर. सही है, बिल्कुल सही है ना. देखो पहले तो देखना है क्या चीज है, कहीं इंटरफेरेंस तो नहीं है. यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन. फिर एंगल क्या है, स्मॉल है कि लार्ज है? तो एंगल जो है वो लार्ज है. इकरा सही है, अश्मित सही है, सिद्धि सही है आपका आंसर. एंगल जो है वो लार्ज है ना. तो मतलब कंडीशन फॉर मिनिमा ये होती है, सॉरी, ए साइन थीटा. है ना, आर्या सही है आपका. ये फॉर्मूला होता है. और ये बोल रहा है कौन सा की बात कर रहा है, ये फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम. मतलब एन की वैल्यू हम 1 पुट कर लेंगे. तो ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा. है ना. तो ये क्या पूछ रहा है, विड्थ ऑफ द स्लिट, मतलब ए पूछ रहा है. ए इक्वल टू हो जाएगा. तो लैम्डा तो 5000 आर्मस्ट्रांग है बाई साइन 30 डिग्री एंगल पे बन रहा होगा. तो ये आपका 10,000 आर्मस्ट्रांग हो जाएगा. अब 10,000 आर्मस्ट्रांग को कन्वर्ट कर लो. 10,000 आ रहा है मेरे को. फिर हाँ बी, सही बात है. अब इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो यार. तो 10,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻⁸ से, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. है ना. तो यहाँ से 10 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर आ जाएगा. -10 से करते हैं तो मीटर में कन्वर्ट होता है, तो -8 से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. है ना. मिस बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन इज करेक्ट. रिया सही है, रचल योर आंसर इज करेक्ट. तो ये हमने डिफ्रैक्शन पढ़ लिया. है ना. डिफ्रैक्शन कोई बड़ा लंबा टॉपिक नहीं होता है. इट इज कवर्ड इन 1 क्लास ओनली. कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज होगी, कुछ नए नए कई बार नाम आते हैं, फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर, तो जब कोई क्वेश्चन आएगा उसमें अगर वो यूज होगा उस टाइम मैं एक्सप्लेन करूंगा. अभी तो फिलहाल डिफ्रैक्शन में आपको यही जानना है. डिफ्रैक्शन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर, तीन ही टर्म्स इसमें है ना. तो ये हम इसको कर सकते हैं ऐसे. ठीक है ना. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी द पोलराइजेशन. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन. एंड यू कैन अटेम्प्ट लेवल 1 एंड लेवल 2 ऑफ मॉड्यूल. है ना, पूरा कर सकते हो आप उससे. ठीक है, तो उसको अटेम्प्ट करो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय. बाय बाय.
बाय बाय।